दोपहर के 12 बज चुके थे, लेकिन अभी तक रघुवीर सहाय अपने रोज के रूटीन के हिसाब से हवेली के आंगन में बैठने नहीं आए थे। वैसे तो रोज इस समय तक वो अपने रॉकिंग चेयर पर बैठकर हुक्के का स्वाद लेते हुए अपने सर्वेंट से अपने खेत खलियानों और बाकी बिजनेस की जानकारियां लिया करते थे, लेकिन आज वो इस वक्त अपने बेडरूम में बेजान से पड़े थे। उनके बिस्तर से कुछ ही दूरी पर उनका छोटा बेटा अरविंद एक किताब में नजर गड़ाए बैठा था। धीरे धीरे आसमान में बादलों के साथ साथ रघुवीर सहाय के दिमाग में भी कोई सोच गहरा रही थी कि तभी एक जानी पहचानी आवाज ने उनका ध्यान खींचा। उनका खास नौकर दुखीराम अपने बेटे छोटू के साथ उनके हालचाल जानने आया था। प्रणाम मालिक। अरे छोटू, साहब के पैर छू के आशीर्वाद लो। अरे दुखीराम, और सुनाओ कैसे आना हुआ? और ये तुम्हारा बेटा है क्या? बहुत बड़ा हो गया है। जी मालिक, हमारा बेटा छोटू है। ये आज ही गांव से लौटे तो पता चला कि आपका तबीयत ठीक नहीं है, तो बस भाग के चले आए। अरे एकदम से क्या हो गया मालिक? आप इतना बीमार कैसे हो गए? अरे कुछ नहीं दुखीराम, बस मामूली खांसी बुखार है। कुछ दिन आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। बस मालिक, आप जल्दी ठीक हो जाएं। आपकी बगी के लिए एक बहुत ही शानदार नस्ल का घोड़ा ढूंढने मिला है, आपको दिखाने ले चलूंगा। ठीक है दुखीराम, इधर आओ बेटा, इधर आओ। स्कूल जाते हो? जी साहब। किस क्लास में पढ़ते हो? पिताजी, आप ज्यादा बात मत कीजिए। डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है। दुखीराम, अब तुम लोग जाओ, पिताजी को आराम करने दो। मैं ठीक हूं अरविंद। तुमने मुझे इस कमरे में कैद करके रख दिया है। आपके भले के लिए ही कर रहा हूं पिताजी। दुखीराम, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जी छोटे साहब, हम जा रहे हैं। मालिक, हम चलते हैं, आप आराम कीजिए। परसों आपका लिए बाग से बढ़िया शरीफा लेके आएंगे। ठीक है दुखीराम, जल्दी आना। दरवाजा बंद होने तक कमरे से बाप बेटे की झगड़ने की आवाजें बाहर आती रही, जिसे सुनकर जाते हुए दुखीराम का मन एक अजीब से डर से भर गया। उसे उस हवेली पर जैसे कोई मनहूस साया सा आन पड़ा महसूस हो रहा था। अपने बेटे को लगभग खींचते हुए वो घबराया हुआ सा हवेली के लोहे के बड़े से गेट की ओर बढ़ा जा रहा था कि तभी वो बड़े साहब के वकील से टकरा गया। इस टक्कर से लड़खड़ा सा गया। अरे वकील साहब, देख के। बाबू। अरे क्या हुआ छोटू, गिर गए? चलो चलो, खड़ा हो जाओ जल्दी से। आपको चोट तो नहीं आई वकील साहब? देख के नहीं चल सकते? जाने किस दुनिया में खोए चले जा रहे हो। बड़ी जल्दी में दिख रहे हैं वकील साहब, कुछ तो गड़बड़ है। भगवान जाने कौन सा आफत आने वाला है। चलो छोटू बेटा, चलते हैं। हाँ पिताजी, जल्दी चलिए, हमको यहाँ डर लग रहा है। नमस्ते अरविंद जी, कैसी तबीयत है अब सहाय साहब की? कल से बुखार कम हो गया है, लगता है कि ठीक हो जाएंगे। बाकी तो आप जानते ही हैं। चलिए उधर चल के बात करते हैं। वैसे इसकी तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ऐसे तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। वही तो वकील साहब, तभी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। इनकी बीमारी का सुन के मैं वापस इसीलिए आया था कि शायद इस बार काम हो जाए, लेकिन न जाने कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है इन्होंने। मन तो करता है दवा की जगह जहर दे दूं। उससे तो आप उल्टा फंस जाओगे अरविंद जी। फिलहाल तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि उन्होंने मुझे जो चिट्ठी भिजवा के बुलाया है उसमें उन्होंने अपनी वसीयत की बात की है। वसीयत? पर पिताजी को वसीयत करने की क्या जरूरत है? उनका अब है ही कौन मेरे अलावा? बड़े भैया की मौत के बाद सब मुझे ही तो मिलना है, फिर वसीयत की क्या जरूरत है? ये तो मुझको भी समझ नहीं आ रहा है।
आपके बड़े भाई जिंदा होते तो कुछ बात समझ भी आती, लेकिन जब आप उनके इकलौते जिंदा वारिस हो तो फिर वसीयत लिखने का मतलब मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। खैर, अब परेशान मत हो, मैं उनसे मिलके आता हूँ। जो भी बात होगी उनसे मिलने के बाद आपको बताऊंगा। आप यहीं बैठ के मेरा इंतजार करना। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, बीमारी में भी दिमाग बहुत चल रहा है उनका। कहीं उनको शक ना हो जाए कि आप मुझे सारी बातें बता रहे हो। चिंता मत करो, हम वकीलों को पता होता है कि कहाँ क्या बोलना है। समझता हूँ। न जाने अब ये साला वसीयत का क्या नाटक है। वसीयत शब्द सुनकर उसके दिमाग में एक उथल पुथल मच चुकी थी। उसके दिमाग में 5 साल पहले की वो रात सिनेमा की तरह चलने लगी, जब बड़े भाई की पहली बरसी के अगले दिन उसकी अपने पिताजी से बहस हुई थी। आपको तकलीफ क्या है पिताजी? इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होते हुए भी मुझे बार बार आपसे पैसे मांगने पड़ते हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारी अय्याशियों के लिए नहीं बनाई है अरविंद। तुम्हारे भाई को गुजरे अभी साल भर हुआ। अभी कल ही उसकी बरसी हुई है। तुम तो उसकी बरसी में भी नहीं आए हैं? और ऊपर से आज तुम इतनी बड़ी रकम की मांग लेके मेरे सर पे आ खड़े हुए। अरे तो कौन सी आफत आ गई? 4 पैसे मांग लिए तो। भैया की मौत के बाद वैसे भी ये सब मेरा ही हुआ ना, फिर भी आप मुझे भिखारियों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मैं फिर एक बार आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे पैसे दे रहे हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बात कान खोल के सुन लो आज। क्यों नहीं? क्या करेंगे इतनी दौलत तिजोरी में बंद रखकर? आप मर के अपने साथ ऊपर ले जाएंगे क्या? अरविंद, बरसों से देख रहा हूं तुम्हारी अय्याशियों को। इसीलिए तुमको दिल्ली भेजने का फैसला किया था मैंने। हाँ, दिल्ली? हाँ, तुम आज रात की बस से ही दिल्ली जा रहे हो। वहां तुम मेरे एक दोस्त के जानने वाले के यहां नौकरी करोगे, और जब महीने में 2-4 हजार के लिए पसीना बहाओगे, तब शायद तुम्हें पैसे की कीमत समझ में आएगी। जाओ, तैयार हो जाओ। तुम्हारा सामान मैंने पहले ही पैक कर दिया है। पर पिताजी। अरे क्या हुआ अरविंद बाबू, किस सोच में खोए हुए थे? क्या बात हुई पिताजी से? आखिर उनके मन में चल क्या रहा है? और ये वसीयत का क्या नाटक है? कहीं ये फिर एक बार मेरे सपने तोड़ने का मन तो नहीं बना बैठे हैं? जल्दी बताइए वकील साहब, मेरा दिल बैठा जा रहा है। खबर अच्छी नहीं है अरविंद जी। आपके पिताजी ने अपनी ज्यादातर जायदाद किसी अनाथ आश्रम के नाम कर दी है। ये हवेली भी, ये देखिए, कागजात बना चुके हैं वो। बस अब मुझे कचहरी में ले जाके रजिस्ट्री करानी है इसकी। क्या? नहीं, मैं इस बार अपना काम बिगड़ने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। अब जो करना है मुझे खुद ही करना होगा। ये सारी दौलत मेरी है, एक पाई, ये सब मेरा है, सब कुछ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ऐसी मूसलाधार बारिश हो रही थी जैसे आसमान भी अपने आंसुओं को रोक न पा रहा हो। और ऐसे में रघुवीर सहाय की हवेली में आज भारी भीड़ जमा थी। क्या आदमी, क्या औरत, बच्चों तक की आंखों में आंसू थे। होते भी क्यों नहीं, आखिर रघुवीर सहाय पूरे एरिया में अपनी दया और रहमदिली के लिए जाने जाते थे। और आज उन्हीं रघुवीर सहाय की लाश उनकी हवेली के बड़े से हॉल के बीचों बीच सफेद चादर में लिपटी पड़ी थी। आसपास के गांव का हर आदमी उनके आखिरी दर्शन करना चाहता था। इस बीच उसके पुराने फैमिली मेंबर्स जैसे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव ने रघुवीर सहाय के पार्थिव शरीर पर झुककर उनके आखिरी बार नमस्ते की, और उनके बेटे अपने मरहूम दोस्त के बेटे अरविंद की ओर बढ़ गए, जो पास में ही मुंह लटकाकर बैठा हुआ था। कैसे हो बेटा अरविंद? क्या कहूँ अंकल, पिताजी ऐसे अचानक छोड़ के चले गए। मैं तो बिल्कुल ही अकेला पड़ गया हूँ। संभालो खुद को बेटा, जिसे जाना था वो चला गया। ऐसे रो के क्या हासिल होगा? अब तुम्हें ही अपने पिताजी का पूरा बिजनेस और खेती बाड़ी संभालनी होगी। सहाय खानदान की लेगेसी अब तुम्हारे हाथों में है। अंकल, मैं कैसे करूँगा अंकल? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब करना तो पड़ेगा बेटा, उनकी इतनी बड़ी जायदाद को देखने वाले तुम अकेले ही तो हो।
वो तो है अंकल, अब मुझे ही तो संभालना होगा ये सब। लेकिन बेटा, मुझे ना एक बात समझ नहीं आई। क्या बात है अंकल? तुम्हारे पिताजी को जब कल सुबह देखने आया था तब तो वो ठीक लग रहे थे, बोल भी आराम से रहे थे। तुम भी तो वहीं थे ना बेटा? तुम्हें भी याद होगा बेटा कि उनकी आवाज में भी वो पहली वाली बात लौट आई थी। फिर अचानक फिर क्या अंकल? कुछ समझ नहीं आया बेटा, एकदम से ऐसा क्या हो गया उनको। एक डॉक्टर होने के नाते मैं उनकी मौत का रीजन समझ नहीं पा रहा हूँ। कोई अरे डॉक्टर साहब, अब इन सब बातों का क्या लेना देना। अरविंद वैसे भी बहुत परेशान है, आप इस तरह की बातें करके उसको और दुखी कर रहे हैं। बुजुर्ग आदमी थे सहाय साहब, हो सकता है रात में एकदम से हार्ट फेल हो गया हो। चलिए हम दोनों उधर बैठते हैं, अरविंद को अंतिम संस्कार की तैयारी करने दीजिए। शायद आप ठीक ही कहते हो वकील साहब। सॉरी बेटा अरविंद। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप डॉक्टर अंकल? आप तो पिता समान है मेरे लिए, आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगा मैं? ठीक है बेटा, तुम अंतिम संस्कार की तैयारी करो। वकील साहब चलिए। बधाई हो अरविंद, आखिर आज तुम इस पूरी प्रॉपर्टी के मालिक बन ही जाओगे। आपके साथ के बिना ये पॉसिबल नहीं होता वकील साहब। अरे नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बस अपना वादा मत भूल जाना। कैसी बात कर रहे हैं वकील साहब? मुझे अच्छे से याद है आपको क्या चाहिए। मैंने आपको वादा किया था ना, तो पूरा भी जरूर करूंगा। वैसे अभी वसीयत कब तक रेडी हो जाएगी? बस मेरा असिस्टेंट फाइल लेकर आता ही होगा कोर्ट से, फिर 5 गवाहों के बीच में वसीयत पढ़ी जाएगी और तुम इस सबके इकलौते मालिक बन जाओगे। अरे देखो, नाम लिया और शैतान हाजिर, मेरा असिस्टेंट आ गया। तुम हॉल में पहुंचो, मैं फाइल लेकर पीछे पीछे आता हूँ। बहुत साल इंतजार किया है इस पल का। आधी जवानी बर्बाद कर दी पिताजी ने मेरी इसके लिए, लेकिन बस आज से मैं राज करूंगा इस पर। मैं अब मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। अरे बाद में हंस लेना अरविंद बाबू, अभी थोड़ा मुंह बना लो। दुनिया को लगना भी तो चाहिए कि बेटा बाप की मौत से बहुत दुखी है। पिताजी की बहुत याद आ रही है। अब ठीक है ना? तो वकील और अरविंद अपनी हंसी को रोकते हुए एक एक करके हॉल की तरफ बढ़ गए। आखिरकार अरविंद का वो सपना आज पूरा होने वाला था, और जिसके लिए उसने क्या क्या हदें पार की थी, इसकी पूरी खबर तो उसके पार्टनर वकील को भी नहीं थी। चीयर्स। चीयर्स। ये जाम आजादी के नाम। आजादी मुबारक अरविंद बाबू, आजादी मुबारक। सच में वकील साहब, मैं तो डर ही गया था जब आपने बताया कि वो सारी प्रॉपर्टी किसी अनाथ आश्रम को देने वाले। कहीं उनको पता तो नहीं चल गया था? क्या पता चल गया? अरे कुछ नहीं, बस यही कि हम उनकी प्रॉपर्टी पर नजर जमाए बैठे हैं। कुछ शक तो हुआ होगा उनको, तभी तो रातों रात वसीयत बदल दी थी। अगर मैं नहीं होता तो इस वक्त तुम तो कहीं के नहीं रहते। मैं जानता हूं वकील साहब। अरे यार, ये वकील साहब बार बार मत बोला करो अरविंद बाबू, तुम मुझे नाम से बुला सकते हो। सतेंद्र बोलो, सतेंद्र। अरे वी आर पार्टनर्स नाउ। पार्टनर्स एज इन पार्टनर्स इन क्राइम। हवेली में चूहे बहुत हैं क्या? नहीं तो क्यों? कुछ नहीं, कुछ आवाज आ रही है चूहों के दौड़ने की सी। अरे होने दो यार। वैसे भी अब इस हवेली को गिराकर यहाँ एक आलीशान रिजॉर्ट बनवाना है मुझे। अरे ये ग्लास कैसे गिर गया? लगता है ज्यादा चढ़ गई है आपको सतेंद्र भाई। नहीं अरविंद, मुझे लगा कुछ दौड़ के गया इधर से, जिसकी वजह से ग्लास गिर गया। शायद कोई मोटा ताजा चूहा था। लगता है बड़ा शौकीन चूहा था, स्कॉच पीने आया होगा। हाँ, ये बुक्स कैसे गिर गई अपने आप? मैंने बोला ना, कोई मोटा ताजा चूहा है। अरे साला उधम मचा के रखा है इन चूहों ने, सारा नशा उतार दिया। ये बुक्स कैसे गिर गई? ऐसा कौन सा बड़ा चूहा है कि साला जो इतनी भारी भरकम बुक्स गिरा दी? साला कोई भूत वूत तो नहीं आ गया हवेली में? अरे अरुण भाई, जल्दी से बुक्स वापस शेल्फ पर रखो,
और एक ग्लास मंगवाओ यार, बर्फ गली सी जा रही है। साला मैं भी एक नंबर का बेवकूफ हूँ, क्या क्या सोचने लगता है कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है मुझे। वकील साहब, मैं वॉशरूम होके आता हूँ, बॉटल पूरी खत्म मत कर देना तब तक। अरे भाई, मेरा ग्लास तो चूहे ने पहले ही गिरा के तोड़ दिया, तो मैं कैसे पीऊंगा? लौट के आओ तो दूसरा ग्लास निकालना। हाँ है, लौट के निकालता हूँ। यार मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि फिर कभी इस कमीने वकील के सामने जुबान न फिसले। अगर उसे वो बात पता चल गई तो ये मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। हाँ वकील साहब, मैं कह रहा था कि अरे वकील साहब कहाँ गए? महेंद्र काका, महेंद्र काका। जी छोटे मालिक। ये वकील साहब किधर चले गए? साहब वो तो घर चले गए। मैंने उनको खाने के लिए पूछा तो था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। भागते हुए बाहर निकल गए। भागते हुए निकल गए? पगला गया क्या? ऐसी कौन सी आफत आ गई जो भागते हुए चले गए? अजीब है। चलो कल सुबह जब नशा उतरेगा तब पूछूंगा उसको। अरे हाँ महेंद्र काका, मेरे लिए खाना ले आओ। लगता है अब सारी बॉटल मुझे ही खत्म करनी पड़ेगी। चलो अकेले ही जश्न मनाया जाए। थैंक यू पिताजी।